इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लावे आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम, समय, परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई प्रश्न आपका हो, उसका समाधान हम सीधे ही हमारी विशेषज्ञ से अपने स्टूडियो से करा सकें। इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा तोड़िया, सरसों, अन्य तिलहनी फसलों की बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर विनोद कुमार, विषय विशेषज्ञ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322, जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और वो है 01744, यानी 01744 221-322। एक प्यार भरा निवेदन साथियों से रहेगा कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें, क्योंकि अन्य फोन आप तो कर दोगे अपने नाम के लिए, लेकिन जो साथी इंतजार में होगा कब उसका फोन लगेगा, कब उसकी समस्या का समाधान होगा, वो रह जाएगा। तो इसलिए मात्र रेडियो पे नाम के लिए फोन ना करें, बल्कि वास्तव में जिस साथी की समस्या है वही फोन करें। और समस्या जिस विषय से संबंधित आपकी होनी चाहिए, एक बार फिर बता दें आपको, वो रहेगी जो है तोड़िया, सरसों व अन्य तिलहनी फसलों में की बिजाई में साफ। तो चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारा आज का विषय है तोड़िया, सरसों व अन्य तिलहनी फसलों की बिजाई में सावधानियां। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, विषय विशेषज्ञ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद वीरेंद्र भाई। जैसे कि आपने आज बताया कि आज हमारा जो विषय है वो है जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, जो किसान भाई रबी सीजन में बोते हैं, उसमें मैं मुख्यतः हमारी फसल जैसे सरसों है, राया है और तोरिया है जी। तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और जैसे गिरधारी भाई ने कहा है कि सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो विषय के संबंधित ही प्रश्न पूछें, ताकि जो किसान इस विषय के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको समय पूरा मिल सके, या जिनका रुझान जो है आजकल के दिनों में इसकी बिजाई से संबंधित है जी, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद ये जी 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 जी। तो जहाँ तक हरियाणा की बात है वीरेंद्र भाई, हमारी जो ये सरसों की या तिलहनी फसलें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फसल हैं हमारी। और लगभग हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 12.5 लाख एकड़ में इन तिलहनी फसलों की बिजाई की जाती है। इनमें मुख्यतः हमारी सरसों है, राया है, तोड़िया है। और ये जो इसका क्षेत्रफल है वो पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बड़ा है, लोगों का रुझान इसमें बड़ा है, क्योंकि तिलहनी फसलें जो हैं वो विभिन्न प्रकार से हमारे किसान की सहायता करती हैं। चाहे हमारे खाद्य तेलों की बात हो, या हमारे किसी। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी पर एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो, राम राम जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम नसीब सिंह जी। नसीब सिंह कहाँ से? देवीदास डिस्ट्रिक्ट ना मेरी करनाल में।
हाँ। तो मैंने अपनी जीरी कटवाई है। अच्छा जी। तो मैं इसमें सरसों बोना चाह रहा हूँ। ये खेत प्ले का बाहूं या सुक्के बाहूं? अच्छा डॉक्टर साहब, जीरी उठाई है तो उसमें सरसों बोना चाह रहे हैं किसान भाई, वो चाह रहे हैं कि प्लेवा कराएं या ऐसे ही सीधा बोना? आप ये देखिए नसीब जी कि आपके खेत में जो नमी मौजूद है वो नमी कितनी है, क्योंकि धान में अभी आपने देखा, तो मैं नसीब जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा क्योंकि अभी बारिशें होके हटी हैं और हमारे खेतों में एक सफिशिएंट मात्रा जो है, उचित मात्रा भी नमी की मौजूद तो नमी है अभी तो। हाँ, तो उसमें प्लेवा करने की आवश्यकता नहीं है। वो नमी को कि वो देख के एक बार किसान भाई तो उसको अपना सिंपल तरीके से एक बार बहा के उसमें बहाई करके जो भी तरीका है उनका, लाइन बिजाई कर सकते हैं, लाइन टू लाइन सोइंग कर सकते हैं और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी उसकी बिजाई कर छिंटा विधि से। जी, उसमें जो किस्में हैं मैं आने वाले समय में इसमें बताऊंगा आपको, आगे चर्चा में करेंगे जिक्र। जी जी। तो जैसे डॉक्टर साहब, जो खेत ऊंचे हैं जैसे भाई नसीब बोल रहे हैं, यदि खेत ऊंचा है और नमी की कुछ कमी दिखाई दे रही है, हल्का सा प्लेवा भी करने में कोई अर्ज नहीं? अभी क्योंकि हमारा जो समय है, मैं इसी संदर्भ में आके बताऊंगा आपको कि बिजाई का समय क्या है हमारा। तोड़िया की बात हो या सरसों की बात हो, तो हम लगभग हमारा सितंबर का जो पहला पखवाड़ा है इससे शुरू करके हम लोग 15 अक्टूबर तक इन फसलों की बिजाई कर सकते हैं। अच्छा खासा समय है। अगर किसान भाई के यहाँ नमी की मात्रा कम भी है तो एक बार अपने खेतों का प्लेवा कर सकता है और उसके बाद बिजाई आराम से कर सकता है। तो जैसा मैं इस विषय में आपको बता रहा था जी कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें खाद्य तेल तो उपलब्ध करवाती है, लेकिन साथ साथ किसानों के लिए एक बहुत अच्छा एक आमदनी का साधन भी उपलब्ध कराती है। साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो पशुओं के चारे के लिए, और जब सरसों से हम तेल वगैरह बाहर निकालेंगे, तेल निकालने पर जो खली हमारी बचती है तो उससे भी हम किसान भाई अपने पशुओं को एक उचित मात्रा का एक भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरह की बिजाई में किन किन बातों का ध्यान रखें। जी, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में जो कि मैंने समय बताया आपको कि, तो जैसे कि वीरेंद्र भाई आपने मेरे से पूछा कि इसका सबसे प्रॉपर टाइम कौन सा है, तो प्रॉपर टाइम के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे सितंबर माह का पहला पखवाड़े से लेके और 15-20 अक्टूबर तक चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। जी हेलो जी, मैं इंदिराज गौना जी। हाँ जी इंदिराज जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। प्रश्न जनाब तोड़िए के बारे में है। हाँ जी हाँ। ना जो है ना जो बोआ जी बातड़ा, मतलब फंटों तला बोआ या बातड़ा बोआ, तो फिर पानी देने तो सूख जाएगी। नहीं आप इतना जो है ना पानी के ऊपर बोआ जी, वो उसकी उम्मीद बन जा मना। अच्छा, मतलब आप दोबारा पानी जो दें फिर सूखने की समस्या बना जी। अच्छा, इसका कोई है समाधान कुछ? डॉक्टर साहब अभी कर रहे हैं आपकी बात पे बात, तो ये भाई इंदिराज हैं वो बात पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि भी प्लेवा करके तो बोना है, चलो परंपरागत तरीका, बाद में पानी दें फिर मर जाए या फिर पानी में बो दे। मैं आपकी बात को जरा बताना चाहूँगा कि तोड़िया या सरसों जो भी फसल आप तेल वाली फसल लगाते हो, इन फसलों में जो इरिगेशन का मैटर है, जो सिंचाई की जो एक विषय है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हम कृषि वैज्ञानिक के तौर पे 2 समय में ही आपको फसल के अंदर इरिगेशन लगाने का सुझाव देते हैं। एक तो जब आपका एक बढ़वार हो रही होती है, फलियां बढ़ने का समय होता है, और दूसरा जब आपकी फलियों में दूध होता है और वो पकने के समय पर पहुंचने वाली होती है, तब हम 2 समय पे आपको इरिगेशन लगाने का सुझाव देते हैं। तो इसलिए हम आपसे इस मंच के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहूँगा, सिफारिश करना चाहूँगा कि इसमें इरिगेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप उसको फसल की ज़रूरत के अनुसार, उसमें विषय के अनुसार उसमें पानी लगाएं। हाँ, जहाँ आवश्यकता हो तभी लगाई जाए। यूँ ना सोचा कि भाई पड़ोसियाँ ला दिया मैंने लाया कि नहीं। जी, अपने अपने खेत की तासीर, बीज किस्म कौन सी है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सिंचाई का ध्यान। और वीरेंद्र भाई, जैसे आपने बताया था कि हमें कब लगाना चाहिए, तो मैंने समय आपके बारे में आपको बताया है कि आपके पहले पखवाड़े से लेके और 15 से 25 अक्टूबर तक के बीच में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद आती है हमारे किस्मों का चुनाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जहाँ तक सरसों की जहाँ तक बात है, उसमें हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी हैं जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा दी गई हैं। उनमें से हमारी बहुत पुरानी वैरायटी है, बहुत इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जिसको हम RS30 के नाम से जानते हैं। ये पछेती बिजाई में इसकी बहुत अच्छी पैदावार देती है और नवंबर के अंत माह तक इसको बोया जा सकता है। लगभग 2 किलो बीज डलता है इसका, और इसके अंदर जो तेल की मात्रा है वो बहुत एक्सेलेंट है, लगभग 40% तक हमारा इससे तेल मिल है। लेकिन ये फसल क्योंकि लंबी वैरायटी है और लगभग 135 से 140 दिन के आसपास लेती है, तो किसान भाई जब अगर अच्छी उपज पैदा
करना चाहते हैं, एक अच्छे पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस फसल को उनको प्रेफर करना चाहिए। दूसरी हमारे पास ये जो आपने जिक्र कराया डॉक्टर साहब RH30 किस्म का, जी, इसका मतलब जो किसान भाई गेहूँ ये जीरी उठा के भी इसकी बिजाई कर सकें, जो खासकर बासमती वगैरह भी ला रखी जी, हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पछेती बिजाई भी सीखी जा सकती है, अगर नवंबर के अंत तक भी इसको बोया जा सकता है। किसी कारण से खेत खाली रह गया या बाद में मिल गया। उसके बाद हमारे पास एक वरुण नाम से वैरायटी है, सौरभ है, लक्ष्मी है और RH781 है। ये बहुत अच्छी अच्छी किस्में जो हैं हमारी आजकल मार्केट से मिल जाती हैं, और किसान भाई अगर इनको समय पर इनकी बिजाई करें तो बहुत अच्छी पैदावार किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इनसे अमूमन पैदावार 7 से 8 क्विंटल तक, लगभग 7 से 8 क्विंटल तो मिलती है, लेकिन कुछ किस्में हमारी ऐसी हैं जो आपको 9 से 10 क्विंटल तक भी दे सकती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एक किस्म हमारी 781 और 7-8 क्विंटल निकल जाती है, और कुछ किस्में हमारी ऐसी हैं जो लगभग 10 क्विंटल तक निकल जाती हैं। जैसे एक हमारी गीता वैरायटी है, और हमारी एक RB50 वैरायटी है, 0119 वैरायटी हमारी है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि बहुत अच्छी पैदावार किसान भाइयों को दे सकती है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हम तोड़िए का जिक्र करें, तोड़िया भी एक, क्योंकि इसी किस्म में ये फसल तिलहनी फसल है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। किसान भाई उसको तीसरी फसल के रूप में अपने फसल चक्र में शामिल करते हैं, और एक ट्रेडिशनल तरीके से किसान भाई उसकी बिजाई करते हैं, और उसमें एक अच्छी पैदावार प्राप्त करके अच्छी एक आय कमा सकते हैं। अगर मैं तोड़िया की बात करूं तो उसकी बहुत 3-4 किस्में बहुत पुरानी और बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उनमें से एक किस्म हमारी संगम है जो कि 6-7 क्विंटल आपको दे सकती है, पैदावार दे सकती है, और लेकिन उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर जो तेल की मात्रा वो 44% जी। एक TL 15 है, वो लगभग आपकी 80-85 दिन में पक के तैयार हो जाती है, 5-6 क्विंटल पैदावार दे सकती है, और उसके अंदर भी जो है तेल की मात्रा भरपूर होती है, 44% तक आपको तेल की मात्रा उससे प्राप्त और ये जो तोड़िया की आपने किस्में बताई डॉक्टर साहब 80-85 दिन लेने हैं, तो ऐसे में जिन किसान भाइयों खेत आजकल के दिनों में जो समय की बिजाई या अगेती थोड़ा गेहूँ ये धान लगाया था वो कटाई हो रही है उसकी, अब उसमें किसान भाई तोड़िया लगा लेंगे और फिर आगे चल के तोड़िया उठा के उन्हीं खेतों में मेरे ख्याल में गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। जी, उसमें बहुत सारे किसानों का ये परंपरा है कि तोड़िया उठाने के बाद 75 किस्में गेहूं की बिजाई किस्में जो है जनवरी तक जाती हैं, जो किस्में उन किस्मों किसान भाई बिजाई करके दोहरा लाभ कमा सकते हैं, तो उससे उनको फायदा हो जाता है। और इसी तरह डॉक्टर साहब एक और किस्म थी इसमें, देखा जाए तोड़िया सरसों के अलावा जिक्र करें, एक पहले लगाते थे किसान भाई तारा मीरा, सू भी कहते हैं उसे। जी कि भाई तो क्या इसके भी तेल के लिए ही लगाया जाए? ये भी तेल के लिए, किसान भाई पशुओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पशुओं के लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर तेल की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और वो लगभग बहुत लंबी वैरायटी होती है, और उसकी वैसे औसत पैदावार तो तेल के लिए प्रोडक्शन के अनुसार तो कम रहती है, लेकिन उसके अंदर तेल की मात्रा अच्छी है, और वो पशुओं के लिए बहुत अच्छी किस्म लगाई जाती है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपने तोड़िया सरसों वगैरह का जिक्र कराया और तारा मीरा वगैरह, तो इसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखें जब इसकी हम बिजाई करने जा रहे हैं, कि मिट्टी कैसी हो या मौसम जलवायु उस क्षेत्र की कैसी हो, खेत की तैयारी में किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि धान से अब खेत खाली हो रहे होंगे, उसमें फन नहीं बहुत होंगे जी, तो वो भी मिल जा, तो कई तो सीधी बिजाई करें, फनों की कटाई करके बंडल बनाकर उनको उठा के फिर बिजाई करें, कैसे? जी वीरेंद्र भाई, जहाँ तक मिट्टी और जलवायु की जहाँ तक बात है वीरेंद्र भाई, तो तोड़िया और सरसों जो हमारी हैं वो एक हल्की और दोमट मिट्टी जो हमारी होती है उसमें हम उसकी बिजाई कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक राया की बात आपने पूछी है, राया को हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं। अच्छा, राया, लेकिन उसके लिए भी अगर दोमट मिट्टी तो वो अच्छा है। हाँ, तारा मीरा जो है वो जहाँ हल्की मिट्टी होती है वहाँ बिजाई की जाती है, और जो तोड़िया और सरसों है वो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जहाँ हमारी वर्षा कम होती है। हाँ, तो तारा मीरा जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, और राया जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बोई जा सकती है। अच्छा, तो इसके लिए हमें कोई खास प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। तो इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो ऐसा कैसे हमने इसमें? तो दूसरी बात, जैसे अब मिट्टी की जहाँ तक बात है डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, राम जी। हेलो, आपका नाम? जिले सिंह जी। नाम जिले सिंह जी, कहाँ से? गांव दुगारी से। गांव दुगारी से। जिले सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी, जैसे यह सरसों बोते हैं तो या कुछ टाइम में जैसे दिसंबर जनवरी में जाएगा अपने आप फूल लग जा जी आण पके पर, दूसरे फिर फल भी लग जा जी आण, ये क्या वजह है जी? जनवरी में, दिसंबर जनवरी में जी अपने आप
और फूल ले लीजिए और फड़ी भी दोबारा से लग जा लेना। अच्छा। पकदी नहीं आजी फिर डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं गेते पछेती फड़ियां आ जाए और फूल आ जाए, कुछ तो गेती आ जाए कुछ पछेती मैं आपके प्रश्न के अनुसार बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो किस्में हमने आपको इस प्रोग्राम में बताई हैं सिफारिशशुदा, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक या कृषि अधिकारी सिफारिश करते हैं, मैं आपकी सिफारिश करना चाहूँगा उन्हीं सिफारिशशुदा किस्मों की ही आप बिजाई करें। आप किन्हीं अन्य सोर्स से बीज ना लेके आएँ, क्योंकि कई बार जो बीज मिलता है वो बीज भी किसी अन्य किस्म का मिल जाता है जो आपकी अर्ली फ्लावरिंग या लेट फ्लावरिंग या मिक्स टाइप का आप ऐसा करता है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से यही आपसे सिफारिश है कि आप एक बहुत अच्छे सोर्स से, एक ऐसा सोर्स जो आपका ऑथेंटिक हो, उस सोर्स से आप बीज लेके आएँ और भरोसेमंद हो, वहाँ से लेके आएँ, तभी वो उचित है। नहीं तो फिर उसके अंदर जो है बड़ी दिक्कत आती है कि भी दो तरह की किस्में आ जाए डॉक्टर साहब। जी जी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब इसके खेत की तैयारी का, जैसे आप करें किसी भी तरह की मिट्टी में राय वगैरह की काश्त कर सके हैं, तो ये जो भारी मिट्टी के खेत है, चिकन मिट्टी है जी, कई तो कहते हैं रेतली मिट्टी है या फिर सौटे खेत हैं, उनमें तो हो गई हो। क्या इस भारी चिकन मिट्टी में डाकर खेतों के अंदर हम सिफारिश कम करते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उस जमीन की हमारी वो ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ हमारी फसल का मरने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ जी हाँ। इसलिए हम ऐसी दोमट और हल्की मिट्टी में सिफारिश करते हैं कि वहाँ आपको इस प्रकार की फसलों की बिजाई करनी चाहिए। जहाँ तक बीज की मात्रा, जैसे मैंने किस्मों की आपसे चर्चा की, तो बीज की मात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण मात्रा हो सकती है जी। तो बीज की मात्रा कितनी रखी जाए? तो डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, आप फसल चाहे आप तारा मीरा लगाएं या राया लगाएं, हेलो, या तोड़िया लगाएं या सरसों लगाएं। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम जी। आपका नाम? दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह जी कहाँ से? गागड़ी से जी। हाँ दर्शन सिंह जी, अपना प्रश्न करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, जैसे बरसीन बोवांगे। अच्छा जी। तो बरसीन में क्या तारा मीरा बो सका जी? अच्छा, बरसीन में तारा मीरा डॉक्टर साहब बो सके? बिल्कुल बो सकते हैं आप तारा मीरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छिंटा दे दे उसमें? हाँ, छिंटा दे सकते हो आप। वो एक पशु का अपना आहार देना है, तो पशु के जो भोजन है पशु का, उसमें अलग से अगर आप न्यूट्रिशन देना तो उसके अंदर बिजाई कर सकते हो। पर डॉक्टर साहब जहाँ तक ये दर्शन सिंह जी जानना चाह रहे होंगे, ये जानना चाह रहे होंगे कि जिस तरह बरसीन से हम कई कटाइयाँ ले लें, क्या तारा मीरा भी ऐसे कई तारा मीरा से आपको एक ही कटाई मिलेगी आपको। जैसे सरसों को हम रख लें या उसमें कुछ पेड्डे रख सकें? नहीं, हाँ उसमें रख लें, उसमें रख सकते हैं आप, लेकिन अगर वो चारे के रूप में आपको इस्तेमाल करना तो एक बार फर्स्ट कटाई में कट जाएगा वो, लेकिन उससे जो हमारा भोजन है, जो चारा है पशु का, उसमें अधिक आप पोषण दे सकते हो। हाँ, मतलब वो पौष्टिक बन जाएगा चारा। पहली कटाई तो बरसीन की एक तरह से अचार सा बन जाएगा। जी जी बिल्कुल। जैसे बहुत से किसान भाई बरसीन के साथ सरसों बोले हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें वो आ जाए उनका, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। जी जी। तो अच्छा प्रश्न था, खैर बहुत अच्छा प्रश्न था। तो मैं बात कर रहा था कि हमें बीज की मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मैं आपको दो तरीके से बीज की बिजाई के, जैसे हमने चर्चा की है, किसान भाई लाइन टू लाइन बिजाई भी कर सकते हैं और किसान भाई छींटा एक विधि भी अपना सकते हैं। तो उसमें लगभग हम 2 किलो प्रति एकड़ की हम मात्रा की सिफारिश हम करते हैं, जिसमें किसान भाई अगर 2 किलो शुद्ध बीज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की संख्या है, उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं जी। क्योंकि पौधों की संख्या अगर खेत में प्रॉपर रहेगी, पूरी रहेगी, तो वहाँ आपकी अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम किसान भाइयों से यहाँ से सिफारिश करते हैं कि वो लगभग 2 किलो प्रति एकड़ बीज, चाहे वो तोड़िया का हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो तारामीरा का हो, वो इस्तेमाल करें जी। डॉक्टर साहब कई बार ये देखा गया है कि बहुत सी जगह किसान भाई छिंटा देते हैं, एक जगह गुच्छे गुच्छे से जम जाए जी, तो क्या वो विरले करने चाहिए उनको उसमें, या चलने दें ऐसे ही हो जाएगा? अब अगर मान लो कहीं गुच्छा ही हो जाता है, तो वहाँ जब 2 पौधे नज़दीक होंगे तो उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी एक लेने की जो है कंपटीशन बढ़ेगा। तो हम ये कृषि वैज्ञानिक सिफारिश ये करते हैं कि आप एक प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो मेंटेन कर रखें, ताकि दोनों प्लांट्स को आपको प्रॉपर एक पोषण का सही अनुपात में बोया जाए, दूरी सही हो तो उस अनुसार थोड़ा सा विरला करना भी पड़े तो कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, बिल्कुल, तो उसमें आ जाएगा। तो इसके साथ साथ जो आ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब बिजाई के तरीके की बात आपने बीच में बताया, बिजाई का समय भी कि भाई यहाँ से हो, फिर भी कई बार किसान भाइयों के
कुछ खेत पछेते खलियों हैं और उनके मन में रहे यार घर का ज्यादा नहीं तो घर के लिए तो बोल लेंगे जी, तो क्या उनको ऐसा कब तक ज्यादा से ज्यादा समय और मिल सके? जैसे वीरेंद्र भाई हमने 15-20 अक्टूबर तो आप कह रहे थे 3 फसलों की जैसे हमने चर्चा की है, तोड़िया की बात हमने की, सरसों की बात हमने की, राया की हमने बात की, तारामीरा की हमने बात करी। तो जहां तक तोड़िया की बिजाई का संबंध है तो हम सितंबर के जैसे 15 से 20 सितंबर जो आजकल का प्रॉपर टाइम जो चला हुआ है, अच्छा ये आजकल हम ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर किसान भाई तोड़िया की बिजाई इस समय करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार, यानी तोड़िया के लिए तो किसान भाई ज्यादा पछेत ना करें और जल्दी से खेत तैयार करे इसकी बिजाई पूरी कर ले। और सरसों की जहां तक बात है तो हम जैसे आजकल का समय चला हुआ है तो इसको हम 15 अक्टूबर तक बिजाई कर सकते हैं। राया की जहां तक बात है तो हम इसको 20 अक्टूबर तक बिजाई कर सकते हैं। और जहां तक तारामीरा की बात हो तो पूरा अक्टूबर जो अगला माह हमारा आएगा उस पूरे माह के दौरान जो है हम यानी 30-31 अक्टूबर तक उसकी बिजाई हम कर सकते हैं, उसके अंदर है तो अच्छा खासा वो मिल जाए समय इसमें भी। और डॉक्टर साहब एक भी है कई चरणों में बिजाई हो रही है तिलहनी फसलों, जैसे पहले आपने तोड़िया का बताया, इस महीने अगले महीने तारामीरा या फिर इसका सरसों और राया की बिजाई कर सकें किसान। जैसे किसान भाइयों ने अपने जैसे अभी धान है लगाई है तो किस धान किस्में अर्ली किस्में कट जाएंगी, कुछ किस्में उनकी मध्य किस्में है वो कटेंगे, फिर कुछ किस्में लेट कटेंगी। तो उन किस्मों का ध्यान रखते हुए इस फसल की वो किसान भाई अपने फार्म मैनेजमेंट के अनुसार उनकी बिजाई कर सकते हैं। ये आपने अच्छी जानकारी दी जी। और साथ साथ उसकी बिजाई का जो तरीका है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग मेथड तो अपना ही सकते हो, साथ साथ अगर आपको मशीन से या ड्रिल से या पूरा विधि से बिजाई करनी है तो उसमें लगभग जो आपकी 2 कतारों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। और बेहतर है लाइनों में बोले तो उससे ऐसी बात नहीं, क्योंकि नलाई गुड़ाई वगैरह भी आसान रहेगी उसमें। और जब पौधे की जो दूरी है हम 10 से 15 सेंटीमीटर रखने की हम आपको सिफारिश करते हैं। और अगर पौधे गिन के लगे हुए हैं तो हम बताते हैं कि 3-4 हफ्ते के बाद आप पौधों की छटाई कर दें और उनके डिस्टेंस को प्रॉपर मेंटेन कर लें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम विषय माना गया है जब हम तिलहनी फसलों की बिजाई कर रहे हैं जी, उसमें किसान भाइयों का रुझान थोड़ा सा ये रहा इस तरफ कि ये तो हमारी तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं भाई, इसमें ज़्यादा खाद वगैरह की उर्वरकों की ज़रूरत नहीं है, क्या ऐसा है? और यदि नहीं तो फिर इनमें उर्वरकों का हिसाब किताब क्या कुछ रखा है वीरेंद्र भाई? किसान भाई किसी भी फसल चक्र को पूरा करने के लिए, चाहे फसल आपकी धान की हो, चाहे गेहूं की हो, सरसों की, सूरजमुखी की हो, उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उस फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य जो 16 तत्व हैं उन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आपकी मिट्टी जांच आपको ये बोलती है कि मेरे खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, पोटाश की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो उसके अनुसार ही मिट्टी की जांच के आधार पे ही आपको अपने खेतों के अंदर फसल अनुसार अपने खेतों में खाद की मात्रा देनी चाहिए। यानी कि खेत की मिट्टी की जांच तो जरूर बहुत आवश्यक है। जैसे ही आपके खेत खाली होते हैं तो आप ये मत समझे कि मेरे खेत में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जहां तक फास्फोरस की मात्रा है, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई धान में फास्फोरस यानी डीएपी के माध्यम से फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वैज्ञानिक तथ्य ये बोलते हैं कि जितना फास्फोरस हम डालते हैं उसका सिर्फ हमारी जो फसल है वो 30 से 40% ही इस्तेमाल करती है, बाकी हमारा फास्फोरस खेत में पड़ा रह जाता है जी। तो वो अगर अब स्टिल फॉर्म में पड़ा रह जाएगा, अगर हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि वो जो बचा हुआ फास्फोरस आपका है वो अन्य फसलों में काम आ जाए, तो उसके लिए एक तंत्र हमें विकसित करना होता है। लेकिन उस तंत्र का विषय बहुत लंबा चौड़ा विषय है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जब आपको धान की फसल के बाद सरसों, तोड़िया, तारामीरा की बिजाई करनी है तो उसमें आपको एक संतुलित खादों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो तेल वाली फसल है और तेल वाली फसलें जो हमारी होती हैं उसके अंदर सल्फर की आवश्यकता होती है। अगर आपने वहां सिर्फ फास्फोरस अप्लाई कर दिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको वो पैदावार नहीं मिल पाएगी जो अगर आप सल्फर से रिच ऐसा फर्टिलाइजर डालेंगे तो वहां आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब कि सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि परंपरागत खादों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जैसे डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, यहाँ तक के देखा गया डॉक्टर साहब पोटाश और जिंक का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं। क्या ये भी खाद इसमें डालेंगे? इसमें जैसे वैज्ञानिक सिफारिश हमारी ये बोलते हैं, जहाँ तक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जहाँ तक चर्चा है, तो हमारे जो सरसों और तोड़िया का जहाँ तक बात है तो हम लगभग 24 किलो हमें शुद्ध नाइट्रोजन की आवश्यकता है और लगभग हमें 12 किलो शुद्ध फास्फोरस की आवश्यकता है। पोटाश की आवश्यकता कुछ हमारे अक्सर हैं, जहाँ जब मिट्टी की जाँच ये बोलते हैं कि वहाँ पोटाश बहुत कम है जमीन, तो वहाँ हम पोटाश भी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं साथ साथ फास्फोरस के साथ किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि किसान भाई जब भी अपने खेतों में तेलीय फसलों की बिजाई करें
तो बजाय डीएपी के वो वहाँ सिंगल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में जहाँ फास्फोरस तो आपको मिलेगा जी, उसके साथ साथ आपको सल्फर भी मिलेगा, जो बहुत जरूरी है। सल्फर जो है आपकी फसल में, तेल वाली फसल के अंदर तेल की मात्रा की बढ़ाओ। सल्फर को डॉक्टर साहब आम बोलचाल की भाषा में किसान भाई गंधक भी कहते हैं। गंधक बोलते हैं उसको, गंधक बोलते हैं, जो कि हमारे ट्रिप जैसे एसएसपी आपको मिलता है, सिंगल सुपर फास्फेट मिलता है। बड़ा परंपरागत एक समय था जब इसका इस्तेमाल काफी होता था। हाँ, अन्य तरीके से जैसे हमारा जिप्सम है, जिप्सम को आप एक उसके माध्यम से डाल सकते हो। जैसे आप तेल वाली फसल आपको लेनी है तो दो कट्टे अगर आप जिप्सम के साथ साथ डाल दे तो आपकी ज़मीन को वो हल्का बनाएगा। साथ साथ क्योंकि सल्फर से रिच होता है जिप्सम, तो वो जिप्सम डालने से आपकी सल्फर की मात्रा भी वहाँ से मिल जाएगी। और जैसे कि मैं आपको पता ही है कि सल्फर के ऊपर जिप्सम के ऊपर हमारी जो सरकार है एक 50% तक सब्सिडी भी देती है, तो किसान भाई उसका ही फायदा उठा सकते हैं। और अपने जो तेल वाली फसल है उसके अंदर सल्फर की मात्रा पूरी करने के लिए अगर उनके पास कोई अन्य सोर्स नहीं है तो जिप्सम का भी इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं डीएपी के साथ, ताकि उनको जो सल्फर मिलेगा उससे जो तेल की मात्रा है फसल में वो बढ़ने की संभावना हमारी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है जी। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जिंक की जरूरत पड़ेगी इसमें? जिंक का वो जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी की जांच आपने करवाई है और मिट्टी की जांच में आपको ये लगता है कि हमारे जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी है, तो वहाँ आप जिंक का भी अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, जिंक में जो है उसके कई बार हमारी कुछ फसलें ऐसी फसलें हैं जो जिंक की कमी को दिखा देती हैं। अगर सरसों और तोड़िया की काश्त के बाद क्या किसान भाई उन खेतों में सूरजमुखी की काश्त कर सके? उसमें से कोई ऐसे खास कोई वो तो नहीं है कि कोई ऐसी बंदिशें हैं। हाँ, अगर वो करना चाहे किसान भाई, अगर उसकी जमीन के उस समय मौसम के अनुकूल है तो पोषक तत्व उसमें पूरे हैं, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी की जांच आपने करवाई और पोषक तत्वों का पूरा समुचित आपने प्रयोग वहाँ किया है, तो निश्चित रूप से आप तीसरी फसल भी तेल वाली ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी ली जा सकती है उसके अंदर। तो डॉक्टर साहब आज जो आपने जानकारी दी तोड़िया, सरसों और अन्य तिलहनी फसलों की बिजाई में सावधानियों पर, जाहिर है किसान भाई इस जानकारी से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और समय पे बिजाई करके किसान भाई तिलहनी फसलों से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज का विषय था सरसों, तोरियों व अन्य तिलहनी फसलों की बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार और बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम को सभी सुनाने की दारी और वीरेंद्र भाई राम राम।